प्रणाम दोस्तों, फैक्टफुल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगे हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हॉरर और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड अमेजिंग स्टोरीज एंड फैक्ट्स। अगर आप भी इनमें से किसी एक के शौकीन हैं तो यकीन मानो ये चैनल खास आपके लिए ही बनाया गया है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन करके ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हैरान कर देने वाले अमेजिंग स्टोरीज में आप लोगों के लिए वीकली लेकर आता ही रहूंगा। तो चलिए इसी के साथ आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की ये जो कहानी होने वाली है, ये होने वाली है बेताल पच्चीसी की पहली कहानी। जी हाँ, ये वीडियो दूसरा है लेकिन पहली कहानी है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था बेताल पच्चीसी सीरीज का, वो एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। उस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि कैसे बेताल और विक्रमादित्य मिले हैं, दोनों की कहानियों का सिलसिला शुरू हुआ है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के देख लीजिए इस वीडियो के खत्म होने के बाद। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है प्रथम बेताल, और ये कहानी है पद्मावती की। दोस्तों, आर्यवर्त में बहुत पुराने समय में एक वाराणसी नाम की नगरी है। ये बेताल विक्रमादित्य वाराणसी, जिसे हम बनारस के नाम से जानते हैं, या फिर काशी, जो कि शिव की नगरी है। माना जाता है कि ये शहर दुनिया का सबसे पहला शहर है जो कि शिव जी के द्वारा बसाया गया था। अब इस वाराणसी नगरी में एक राजा थे। यहाँ पर आपको कैरेक्टर्स के नाम मैं बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नाम है प्रताप मुकुट, राजा का नाम है प्रताप मुकुट, और उनका बेटा जो कि एक राजकुमार है उसका नाम है वज्र मुकुट। और एक मंत्री है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, राजा का मंत्री है। राजा के मंत्री का एक बेटा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी इस कहानी में, और उसका नाम होता है बुद्धि शरीर। अब देखिए, वज्र मुकुट यानी राजकुमार और बुद्धि शरीर, ये दोनों ही आपस में बेस्ट फ्रेंड होते हैं, घनिष्ठ मित्र होते हैं। जब कभी भी राजकुमार को शिकार करने जाना होता था, वो हमेशा बुद्धि शरीर को अपने साथ लेकर जाते थे, क्योंकि दोनों की मित्रता बहुत ही गहरी थी। और हमेशा ही बुद्धि शरीर राजकुमार को हर एक संकट से बचाता था, क्योंकि वो दिमाग से बहुत तेज था। बुद्धि शरीर जो था वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट। यहां पर मैं उसकी इंटेलिजेंस को इतनी हाईलाइट क्यों कर रहा हूं, ये आपको आगे पता चलेगा। और जो हमारा राजकुमार था वज्र मुकुट, वो देखने में बहुत ही ज्यादा आकर्षक था, बहुत ज्यादा हैंडसम था, मतलब बहुत सुंदर था। अब एक दिन की बात है, राजकुमार वज्र मुकुट अपने दोस्त बुद्धि शरीर के साथ जाते हैं जंगल में शिकार करने के लिए। और वहां पर उन्हें झरने के पास कुछ कन्याएं मिलती हैं नहाती हुई। दूर से वो लोग देख रहे थे, और उन्हीं कन्याओं में एक राजकन्या राजकुमार वज्र मुकुट को दिखी। वो कन्या जो थी बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। जैसे ही राजकुमार ने उसे देखा, वो उस पर फिदा हो गया। अब राजकन्या जो थी, जो कि वहां पर नहा रही थी, उसकी नजर भी राजकुमार पर पड़ गई। उसे भी राजकुमार पसंद आ गया, क्योंकि राजकुमार भी कुछ कम नहीं था। राजकन्या जो थी उसने कुछ इशारे किए। उसने सबसे पहले पास में पड़े कमल का फूल उठाया, उसका पत्ता निकाला और उसने सबसे पहले अपने कान में डाला उस कमल के पत्ते को। उसके बाद उसने दांतों से खुरचा और फेंक दिया। फिर दूसरा कमल का फूल उठाया, उसे अपने कान से लगाया, फिर अपने हृदय से लगाया और फेंक दिया। इतना करने के बाद वो अपनी सभी सहेलियों के साथ वहां से लौट गई। उसने पलट कर भी नहीं देखा एक बार। इतने ये सब देख करके राजकुमार जो वज्र मुकुट था वो बहुत ज्यादा उदास हो गया। उसे लगा कि शायद उसे वो पसंद नहीं करती है, क्योंकि उसने उन चीजों को फेंकते हुए देखा। उसे लगा कि शायद उसने रिजेक्ट कर दिया है ऑलरेडी। अब कुछ दिन बीतते हैं। बुद्धि शरीर को पता चलता है कि राजकुमार की कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी है। वो ना कुछ खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, ना ठीक से नींद ले रहे हैं, ना कहीं बाहर जा रहे हैं। कई दिनों से वो लोग शिकार पर भी नहीं गए थे। तो इन बातों को देखकर बुद्धि शरीर अपने मित्र राजकुमार के पास गया और उससे कारण पूछा। बहुत बार पूछने के बाद राजकुमार ने आखिरकार अपने दोस्त को बताई सारी बातें, उस लड़की के बारे में, उस कन्या के बारे में जो कुछ दिन पहले उन लोगों ने देखी थी। अब अपने दोस्त की कंडीशन देखकर बुद्धि शरीर से रहा नहीं गया और उसने बता दिया। उसने कहा कि देखो,
तुम्हारा उस राजकन्या से मिलना आसान है। अब ये सुनकर राजकुमार सोचता है कि शायद ये मुझे झूठा आश्वासन दे रहा है क्योंकि मेरा दोस्त है। तो उसने कहा, देखो यार, तुम मेरे दोस्त हो, उसके लिए धन्यवाद, तुम मेरा अच्छा चाह रहे हो, लेकिन मुझे झूठा आश्वासन मत दो। अब बुद्धिशरीर सोचता है, कहता है कि अरे नहीं नहीं भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। तुमने शायद उसके इशारों को समझा नहीं, लेकिन मैं समझ गया। अब राजकुमार बोलता है, कौन से इशारे, जरा मुझे भी समझाओ। इतने में बुद्धि शरीर उसे बताता है कि देखो, याद करो सबसे पहले उसने क्या किया था। एक कमल का पत्ता उठाया था, कान में लगाया था। वहां से उसने बताया कि वो राजा कर्णोत्पल के राज्य में रहती है। राजा कर्णोत्पल। दूसरी बार उसने क्या किया, उसी पत्ते को दांतों से कुरचा। इस बार उसने बताया कि वो दंत वैद्य की पुत्री है। दंत वैद्य यानी दांतों का डॉक्टर जो था। फिर उसने दूसरा कमल का फूल उठाया, उसने सबसे पहले कान पर लगाया। इस बार उसने अपना नाम बताया, पद्मावती। अब देखिए, फूल को कान पर लगाया, कान पर लगा करके उसने पद्मावती नाम कैसे बताया, ये मैं भी नहीं समझ पाया। मैं जैसे जैसे कहानी सुना हूं, पढ़ा हूं, वैसे वैसे आपको बता रहा हूं। उसने कान पर लगाया फूल और अपना नाम पद्मावती बताया। फिर चौथी बार उसने फूल को अपने हृदय से लगाया और फेंक दिया। हृदय से लगाने का मतलब है कि वो कन्या भी तुम्हें पसंद करती है। उसने इशारों ही इशारों में अपना पूरा एड्रेस तुम्हें बता दिया है, तुम्हें बस वहां पर जाना है उसके पास और उसे ले आना है। ये सुनकर राजकुमार बड़ा खुश हुआ। उसने सुना तो था कि हाँ, कर्णोत्पल नाम का कोई राजा है, पास में ही उसका कोई राज्य है। दोनों दोस्त निकल पड़ते हैं उस राजकन्या की खोज के लिए, और खोज करते करते वो लोग राजा कर्णोत्पल के राज्य में पहुंच जाते हैं। राजमहल के पास पहुंचकर उसके पास एक कुटिया में एक बूढ़ी माई रहती थी। उन लोगों ने राजमहल के पास में ही उस कुटिया में उस बूढ़ी माई से कहा कि हमें कुछ दिन यहाँ पर ठहरना है। अब दिखने में वो लोग अमीर तो लग ही रहे थे, काफी अच्छे कपड़े थे। बूढ़ी माई से जब उनकी बात हुई तो बुद्धि शरीर ने पता लगाया कि जो बूढ़ी माई हैं वो एक्चुअली में पद्मावती की ही एक सेविका हैं, यानी कि पद्मावती के साथ रोज उनका मिलना जुलना रहता है। ये सुनकर बुद्धि शरीर को बहुत खुशी हुई। उसने उस बूढ़ी माई को कुछ कपड़े दिए, क्योंकि बूढ़ी माई के पास कपड़े नहीं थे, बहुत ही गरीब थी। उसने बूढ़ी माई को कुछ कपड़े दिए अच्छे वाले, क्योंकि बहुत अमीर थे वो लोग। तो कपड़ों को पाकर वो बूढ़ी माई बहुत खुश हुई और उनके मन में कुछ लालच सा आ गया, क्योंकि दिखने में बहुत अमीर लग रहे थे ना दोनों। फिर बुद्धि शरीर उस बूढ़ी माई से कहता है कि माई, तुम्हें मेरे लिए एक गुप्त कार्य करना है। अब लालच तो बूढ़ी माई को मिल ही गया था, वो कुछ भी करने गुजरने को तैयार हो गई थी। वो कार्य ये था कि तुम्हें जाना है, बुद्धि शरीर कहता है बूढ़ी माई से कि तुम्हें जाना है पद्मावती के पास और उसे एक संदेश देना है। वो संदेश ये है कि कुछ दिन पहले जब तुमने एक राजकुमार को झरने के पास देखा था, जंगल में देखा था, वो राजकुमार यहां आ चुका है तुमसे मिलने के लिए। बस इतना कहना है। बूढ़ी माई गई पद्मावती के पास और चोरी छुपे, मतलब चुपके से पद्मावती के कान में ये संदेश दे दिया। पद्मावती क्या करती है कि हाथ में ना पद्मावती के कुछ सफेद सफेद सा लगा हुआ था उस समय। तो पद्मावती क्या करती है, बूढ़ी माई के 10 थप्पड़ मारती है बहुत जोर जोर से, और बहुत उसको गाली गलौज करके, बहुत बुरा भला कह के उसे वहां से भगा देती है। बूढ़ी माई जो है अपना सा मुंह लेकर आती है, उन दोनों को सारी बात बताती है। उसने कहा कि मुझसे तो रहा नहीं गया, मैं यहां से भाग गया ही, बहुत जोर जोर से थप्पड़ मारे उसने मुझे। अब ये सुनकर राजकुमार का दिमाग खराब हो गया, ये क्या हो रहा है ये। लेकिन बुद्धि शरीर जो था वो बहुत इंटेलिजेंट था, वो समझ गया था। उसने अपने दोस्त को समझाया कि देखो, उसने कहा है कि अभी तुमको 10 चांदनी रातों तक रुकना पड़ेगा, समझ रहे हो, 10 दिन हमें रुकना पड़ेगा, उससे पहले मिलना उचित नहीं होगा। अब 10 दिन तक वो लोग रुकते हैं। वो लोग अपने साथ, क्योंकि राजकुमार थे, कानों में सोने के कुंडल, गले में सोने की माला पहनते थे, कुछ मोटे मोटे कड़े भी पहनते थे। तो सारा का सारा सामान ले जाता है बुद्धि शरीर और मार्केट में जाके बेच देता है, कुछ अच्छा पकवान खरीद कर ले आता है। अब वो दोनों दोस्त और बूढ़ी माई उसी घर में, बूढ़ी माई के घर में तीनों मिलकर के अच्छा वाला खाना खाते हैं। बूढ़ी माई को देखो एक और लालच मिल गया खाने का।
अब 10 दिन गुजरते हैं, फिर बुद्धि शरीर बूढ़ी माँ से कहता है कि अम्मा फिर से जाओ पद्मावती के पास। अब लालच तो मिल गया था अम्मा को, वो गई पद्मावती के पास वापस दोबारा। इस बार पद्मावती ने क्या किया कि उसने अपनी 3 उंगलियां लाल रंग के कुछ चीज में डुबोकर बूढ़ी माई के यहां लगाया कंधे पर और जाने के लिए कह दिया। यह देखकर जब बूढ़ी माई ने आकर बताई सारी बातें, तो बुद्धि शरीर ने अपने दोस्त को बताया कि देखो 3 दिन और रुकना पड़ेगा, उसके बाद मिलेंगे। फिर 3 दिन रुके। तीसरे दिन जब अम्मा गई वापस पद्मावती के पास, इस बार जब गई तो पद्मावती ने खूब खुशी से, खूब अच्छे से अम्मा का स्वागत किया। पूरा दिन वो लोग बातें किए और रात होने के बाद नगर में एक शोर मच गया कि एक बहुत बड़ा हाथी था। उसने पूरे जो रास्ता है जहां पर लोग आते जाते रहते थे, उस रास्ते को कैप्चर कर लिया था, पूरा घेराबंदी कर लिया था, कोई लोग वहां से गुजर नहीं रहे थे। ठीक है, अब इतने में ही जब रात हो गई थी तो जो पद्मावती थी उसने बुढ़िया से कहा कि देखो मैं एक सीढ़ी को बांध करके तुम्हें अपनी खिड़की से नीचे उतरवा दूंगी, वहां से तुम बगीचे से होते हुए एक बड़ी दीवार आएगी, बड़ी दीवार के पास एक बड़ा सा पेड़ है, तुम पेड़ पर चढ़ना, उस दीवार पर चढ़ना, फिर दीवार से जो दूसरी तरफ पेड़ है उस पेड़ पर चढ़ के नीचे उतर जाना और अपने घर चले जाना। अम्मा ने ठीक वैसा ही किया। वो वापस आई अपने घर और उन दोनों को सारी बात बताई, A to Z सब कुछ बता दिया। अब जो बुद्धि शरीर था उसने अपने दोस्त से कहा कि आ गया टाइम मिलने का। अब दोनों दोस्त जाते हैं, क्योंकि ये रास्ता भी बता दिया था मिलने का कि कैसे कैसे जाना है, बगीचे से पेड़ पर चढ़ना है, दूसरे पेड़ पर चढ़ना है, उतर के फिर वापस जाना है। तो उसी रास्ते को फॉलो करते हुए वो दोनों वहां पर पहुंचे। राजकुमार चढ़ा पेड़ पर, उस पेड़ से वो दूसरे पेड़ पर गया, पेड़ से नीचे उतरा, बगीचे को पार किया और उस पर्टिकुलर खिड़की के पास पहुंच गया। सॉरी, हाँ जी, तो कहाँ थे हम लोग? उस खिड़की के पास पहुंच गया और खिड़की के ऊपर उसने जब देखा तो कुछ दासियां थीं, राजकन्या पद्मावती की कुछ सखियां थीं शायद, वो लोग उस खिड़की पर राजकुमार का इंतजार कर रही थी और जो सीढ़ी थी वो भी लटकी हुई थी। सीढ़ी पर राजकुमार अपना पैर रखते हैं, चढ़ जाते हैं और जैसे ही वो चढ़ते हैं उनकी जो सखियां हैं उस सीढ़ी को खींच लेती हैं ऊपर। अब खिड़की के रास्ते वो घुस जाता है पद्मावती के रूम में। ये पूरा सीन देखकर जो उसका दोस्त था बुद्धि शरीर, वो बाहर से देख रहा था और उसको जब आश्वासन हो गया कि हाँ उसका दोस्त अच्छी तरह से पहुंच गया है कमरे में, तो वो वापस उल्टे पांव लौट आया। अब राजकुमार, वज्र मुकुट और पद्मावती दोनों एक दूसरे से मिले। पद्मावती ने खूब आदर सत्कार किया और कुछ ही दिनों के बाद वो दोनों वहीं पर रहे, गुपचुप तरीके से वो वहीं पर उसके पास छुपा रहा कुछ दिनों तक, और कुछ दिनों के बाद उन दोनों ने चुपके से शादी कर ली आपस में ही। जब बहुत दिन बीत जाते हैं, वो अभी भी वहीं पर रुका हुआ है पद्मावती के पास। जब बहुत दिन बीत जाते हैं तब उसे अपने दोस्त की याद आती है कि मेरा एक दोस्त है बुद्धि शरीर, वो भी मेरे साथ आया। उसने पद्मावती को बात बताई अपने दोस्त के बारे में और जैसे ही उसके बारे में बात शुरू की उसने खूब उसकी तारीफें कर दी कि मेरा दोस्त बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है, बहुत तेज दिमाग का लड़का है, अगर वो ना होता तो शायद हम आज मिल नहीं पाते। जैसे ही राजकन्या ने ये सुना, पद्मावती ने जब ये सुना कि वो ना होता तो हम मिल भी नहीं पाते, ये सुनकर उसने पूछा कि राजकुमार एक बात बताइए, झरने के पास जब मैं अपनी सहेलियों के साथ नहा रही थी तो मैंने कुछ इशारे किए थे, वो इशारे आप समझे या आपका दोस्त? तो फ्लो में, क्योंकि वो मूड में तो था ही, राजकुमार तारीफों में डूबा हुआ था, उसने कह दिया अरे मेरा दोस्त बहुत समझदार है, मैं तो समझ ही नहीं पाया था कुछ, वो तो भला हो बुद्धि शरीर का, उसने सारे इशारे समझ लिए जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर आ जाए। इतना सुनकर राजकुमारी भड़क गई, राजकन्या भड़क गई राजकुमार पर। उसने कहा कि इतना अच्छा लड़का, मतलब जिसकी वजह से हम लोग मिले हैं, वो तो मेरे भाई जैसा हुआ और आपने मुझे आज तक उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया।
ये आपने बहुत गलत किया राजकुमार। अभी के अभी उसके पास जाइए और उससे पूछिए कि उसे किसी चीज की तकलीफ, कोई परेशानी तो नहीं है। ये सुनकर अब रात तो हो ही गई थी, फिर से उसी गुप्त रास्ते से वो राजकुमार को भेज देती है। राजकुमार वापस अपने दोस्त के पास आता है, उसका हाल चाल पूछता है और वो अपनी सारी बात बता देता है कि जब उसने बुद्धि शरीर के बारे में कुछ बताया तो क्या किया, पद्मावती ने कैसे रिएक्ट किया, कैसे भड़क गई। वो तो बोला कि भाई यार तेरी भाभी तो बड़ी भड़क गई थी भाई, तेरे बारे में सुन के बड़ी फिक्र कर रही थी तेरी। तो ये सारी बातें बुद्धि शरीर ने सुनी। सुबह हुई, सुबह होते ही ये घर के बाहर बैठे हुए थे दोनों दोनों दोस्त। इतने में ही राजकन्या पद्मावती की एक सखी आती है, खूब बड़ा सा थाल लेके, उसमें बहुत सारा खाना था और वो खाना ला करके बुद्धि शरीर को दे देती है और वो कुछ बातें भी करती है, बोलती है, बहुत तारीफ करती है। और फिर थोड़ी देर बाद जब वो उसे बुद्धि शरीर को खाना दे देती है तो राजकुमार से कहती है, राजकुमार पद्मावती जी आपका इंतजार कर रही हैं, जल्दी चलिए, वो खाने पर आपका इंतजार कर रही हैं और आपको बुला रही हैं। इतना कहकर दासी वहां से चली गई, मतलब सखी पद्मावती की। इतना ही सुना है और राजकुमार जो है वो खुशी से उछल पड़ा, बोले कि अरे चलो जल्दी चलता यार, नहीं तो वो भूखी मर जाएगी, क्योंकि मजनू तो हो ही चुके थे तब तक वो, है ना। इतना सुनते हैं और फिर बुद्धि शरीर अपने दोस्त को रोकता है, उसका हाथ पकड़ता है कि रुको रुको, मैं ना तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। वो चीज ये थी कि उसने जो थाल लेके गई थी ना खाने का, उस थाल में से थोड़ा सा खाना निकाला और पास में ही बैठे कुत्ते को दिया। कुत्ते ने वो खाना खाया और थोड़ी ही देर बाद उस खाने को खाकर वो कुत्ता तड़प तड़प कर मर गया। फिनिश। राजकुमार हैरान हो गया कि ये क्या था। फिर बुद्धि शरीर ने उसको बताया कि तुमने जो कल रात मेरी तारीफों के पुल बांधे थे ना बेटा, कि सब उसी का नतीजा है। तुम्हारी पद्मावती ने मुझे मारने के लिए खाने में जहर मिलाया था, क्योंकि उसको लगता था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम उसके काबू में बिल्कुल नहीं आ सकते। वो अच्छी तरह से जानती है कि मैं तुम्हें कैसे ना कैसे करके बचा ही लूंगा हर मुश्किल से, इसलिए जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं वो तुम्हें काबू नहीं कर सकती, अपने जाल में नहीं फंसा सकती। इतना ही सुना है राजकुमार और भड़क गया पूरी तरह से। उसने निकाली तलवार और गुस्से में बन बनाता हुआ जा रहा था, कह रहा था कि मेरे दोस्त को मारेगी, उसको तो मैं, समझ गए ना। तो इतना देखने के बाद बुद्धि शरीर उसे रोकता है। जब उसे रोकता है ना तो नगर में एक हलचल मची हुई थी। खबर सुनने में यह आई कि जो राजा था वहां का कर्णोत्पल, उसके छोटे बेटे की मृत्यु हो गई। यह सुनकर बुद्धि शरीर के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आ गया। उसने कहा कि राजकुमार, मतलब मित्र, एक काम करो, तुम ना अभी थोड़ी देर बाद जाओ पद्मावती के पास और जब वो तुमसे पूछेगी कि तुम्हारे दोस्त यानी मैंने खाना खा लिया कि नहीं, तो तुम उससे कहना कि हाँ बुद्धि शरीर ने खाना खा लिया है। इतना सुनकर वो बहुत खुश होगी और तुम दोनों मदिरा पीना खूब, और उसे बहुत ज्यादा मदिरा पिलाना, पूरा दिन उसको मदिरा पिलाना, इतना पिलाना कि शाम होते होते तक वो पूरी तरह से बेहोश हो जाए, उसे कुछ भी होश ना हो। उसके बाद तुम क्या करना कि तुम्हारे पास जो छोटा सा त्रिशूल है ना, उसे गर्म करना और पद्मावती के पैर पर दाग देना, एक निशान बना देना त्रिशूल का। उसके बाद पद्मावती के सारे गहने, जितने भी उसके गहने, सारे के सारे गहनों को इकट्ठा करना। उसके गले में जो माला है या उसके शरीर पर जितने भी कान के कुंडल, गले में माला, हाथों में जितने भी सोने के कंगन है, सब निकाल करके एक पोटली में बांधना और ले आना। मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ, उस जगह पर आना, वहां पर मैं तुम्हें एक योगी के वेश में मिलूंगा, तो वहां वो सारा का सारा गहने वगैरह ले आना। उसने ठीक वैसा ही किया। उसने खूब पद्मावती को मदिरा पिलाई। शाम होते तक वो पूरी तरह से बेहोश हो गई। उसने त्रिशूल का निशान बनाया गर्म करके और उसके सारे गहने लेकर पहुंच गया उस जगह पर। वहां पर उसका दोस्त योगी के वेश में था और उसके पास पहुंचकर जो राजकुमार था उसने भी अपना वेश पूरी तरह से बदल लिया और अपने दोस्त, जो योगी बने हुए दोस्त का शिष्य बन गया। जब सुबह हुई, थोड़ी मार्केट वगैरह खुल गई,
तो तब तक ये खबर फैल गई थी कि राजकन्या के गहने चोरी हो गए हैं। अब ये जो खबर थी ये सब में नहीं फैली थी, ये केवल कुछ पर्टिकुलर लोगों के पास ही थी जो कि उस चोर का पता लगा सके। समझ रहे हो ना आप? फिर उसने कहा अपने दोस्त से कि ये लो माला, मतलब राजकुमार को कहा बुद्धिशेर ने कि ये लो माला पकड़ो और इसे मार्केट में जाकर के बेचने की कोशिश करो। दाम इतने ऊंचे बताना कि कोई इसे खरीद ही ना सके। तुम्हें कोई नगर रक्षक मिलेगा, वो उसकी नजर तुम पर पड़ेगी, वो तुम्हारे पास आएगा। वो अगर तुमसे पूछे कि ये माला तुम्हारे पास कहाँ से आई है, तुम बेझिझक बोलना कि तुम्हारे गुरु ने ये माला तुम्हें दी है। वो सेम वैसे ही करता है, मार्केट में पहुंच जाता है, सबकी नज़र उस पर पड़ती है, नगरपाल की नज़र उस पर पड़ती है, वो उसके पास आता है क्योंकि नगरपाल को पता था कि राजकन्या की गहनी चोरी हो गई हैं। वो देखता है कि ये मोतियों की माला तो बहुत ज़्यादा महंगी लग रही है। वो उस योगी का वेश धारण किए हुए राजकुमार को पकड़ता है और नगरपाल के पास ले जाता है। नगरपाल उससे पूछता है तो राजकुमार बताता है, जो कि योगी का वेश धारण किया हुआ था, वो बताता है कि ये माला मुझे दी है मेरे गुरु ने। आपको जो भी पूछना है मेरे गुरु जी से जाके पूछो। अब नगरपाल राजकुमार और बुद्धिशरीर जो कि योगी का वेश धारण किए हुए थे, उन दोनों को लेकर के पहुंच जाता है राजमहल। वहां पहुंचकर वो राजा के सामने उन दोनों को पेश कर देता है। राजा उनसे सवाल पूछते हैं। तो यहां पर एक मनगढ़ंत कहानी बुद्धिशरीर राजा को सुनाता है। वो ये कहता है कि महाराज, ये जो माला है ना, मुझे कल रात एक योगिनी के द्वारा मिली है। अब राजा पूछता है कौन योगिनी? तो इस पर बुद्धिशरीर बोलता है कि देखिए महाराज, मैं तो एक योगी हूँ, इधर उधर मैं भटकता रहता हूँ साधना के लिए, मंत्र की साधना के लिए। तो कल रात ना मैं एक शमशान के पास रुका हुआ था। शमशान के पास जब मैं रुका हुआ था तो मैंने देखा कि एक योगिनी आ रही है। एक उसके हाथ में एक हृदय था, एक छोटे बच्चे का हृदय। याद आ रहा ना, राजा के छोटे बेटे की मृत्यु हुई थी, तो उसी को उसने अपने इस प्लान में, उसकी मृत्यु को उसने अपने इस प्लान में शामिल कर लिया था। तो उसने बताया कि योगिनी के हाथ में एक छोटे बच्चे का हृदय था, वो उसके साथ कुछ काला जादू करने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसको रोकने की कोशिश की, तो हम दोनों के बीच बहुत ज्यादा झड़प हो गई, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया हमारे बीच। वो मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, इतने में मैंने अपने पोटली से त्रिशूल निकाला, उसको गर्म किया और उस योगिनी के पैर पे दाग दिया। वहां पर उस त्रिशूल का निशान बन गया। गर्मा गर्म त्रिशूल का निशान पाकर योगिनी बहुत चिल्लाई और वहां से भाग गई। लेकिन भागने से पहले मैंने उसके गले में ये हार देखा, मोतियों की माला का हार। मैंने इस हार को निकाल लिया। अब जब मैंने हार को निकाल लिया, मोतियों के हार को निकाल लिया था, तब मैंने सोचा कि गुरु, कि मैं तो एक गुरु हूँ, एक योगी हूँ, मैं इसका क्या करूँगा। तो मैंने अपने एक शिष्य को दे दिया कि जा भाई, जाके बेचा, कुछ खाने को मिल जाएगा। कि पूरी की पूरी कहानी उसने सुनी। राजा ने कहानी सुनी और उसने देखा उन मोतियों की माला को। उसने उस मोतियों की माला को पहचान लिया। पहचान कैसे लिया? क्योंकि उसने वही मोतियों की माला कुछ समय पहले राजकन्या यानी अपने मंत्री की बेटी पद्मावती को खुद ही भेंट की थी। कर देते हैं यार पुराने जमाने में राजा लोग जो होते हैं, किसी भी चीज से खुश होकर ऐसी माला निकाली, जा दे दिया करते हैं, है ना। अब राजा सोच विचार करने लगा और उसने अपने विश्वास पात्र को, एक महिला थी, उसे भेजा परीक्षण के लिए कि जाओ जाकर चेक करो कि क्या पद्मावती के पैर पे कोई त्रिशूल का निशान बना हुआ है। उसकी विश्वास पात्र जाती हैं परीक्षण के लिए और देखती हैं पद्मावती के पैर को और सारी बात आकर के राजा को बता देती हैं। राजा को पता चल जाता है कि पद्मावती के पैर पर निशान बना हुआ था, जो कि एक्चुअली में राजकुमार ने बनाया था एक रात पहले, गहने चोरी करने से पहले। अब ये सारी की सारी बातें सुनकर, योगी की सारी बातें सुनकर राजा को ये पूरी तरह से विश्वास हो गया कि ये जो पद्मावती है ये कोई आम लड़की नहीं है, ये दरअसल एक योगिनी है और काला जादू तंत्र मंत्र की साधना करती है और इसी के लिए इसने मेरे बेटे की हत्या की है।
मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तो फिर राजा ने योगी से क्षमा मांगते हुए उनसे पूछा कि महाराज आप ही बताइए कि इस गुनाह की क्या सजा मिलनी चाहिए, इस अपराध का क्या दंड देना चाहिए पद्मावती को। तो योगी बने हुए बुद्धिशेरी ने कहा कि महाराज इस अपराध का केवल एक ही दंड है कि आप उसे अपने नगर से निष्कासित कर दीजिए। अब गुस्से में बनबनाया हुआ राजा इतने में नहीं मानने वाला था। उसने और भी नीच हरकत की। उसने क्या किया, पद्मावती को नगर से निष्कासित तो किया, लेकिन नग्न अवस्था में। उसने अपने लोगों को कहा राजकुमारी को उठाएं और नग्न अवस्था में दूर जंगल में जाकर के फेंक आए। और उन दोनों को भी राजा ने छोड़ दिया था, जाने दिया। अब वहां से वो दोनों दोस्त अपने अपने घोड़े पर सवार होते हैं और जंगल की ओर चले जाते हैं। इतना सब इंसल्ट होने के बाद भी जो पद्मावती थी उसने आत्महत्या करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानती थी कि ये जो कुछ भी हुआ है ना, इसके पीछे बुद्धि शरीर ही है। उसी ने ही अपना दिमाग चलाया होगा जो मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। अब जंगल में वो उन दोनों का इंतजार करने लगी। उसे विश्वास था कि वो दोनों जरूर आएंगे उससे मिलने के लिए। थोड़ी ही देर बाद राजकुमार और बुद्धि शरीर वहां पर पहुंचते हैं और फिर उन तीनों की बातचीत होती है और राजकुमार बहुत समझाता है राजकुमारी को, मतलब राजकन्या को। और वो थोड़ा गुस्से में भी था क्योंकि बिकॉज उसके दोस्त को मारने की कोशिश की थी। तो उसने इल्जाम भी लगाया कि देखो तुमने मेरे दोस्त को मारने की कोशिश की थी, अब मान जाओ चुपचाप, हम सब लोग साथ में चलते हैं मेरे राज्य में और वहां पर हम दोनों अच्छे से जीवन काटेंगे। तो इतना सुनकर राजकन्या भी मान जाती है, पद्मावती मान जाती है और वो उन दोनों के साथ चल पड़ती है। कहाँ? वाराणसी, राजा वज्र मुकुट के राज्य में। इतना कहानी सुनने के बाद, इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल, अब कहानी से बाहर आ जाइए। अब बेताल और विक्रमादित्य की जो बातचीत चल रही है वहां पर आते हैं। बेताल विक्रमादित्य से एक सवाल करता है। वो कहता है कि राजन, तुमने ये पूरी कहानी अच्छे से सुनी, ध्यानपूर्वक सुनी। मुझे इस सवाल का जवाब दो कि इस पूरी कहानी में पाप का भागीदार कौन है? पाप किसने किया? राजकुमार ने किया, राजकन्या ने किया, या फिर बुद्धि शरीर ने किया? कौन था असल में पाप का भागीदार? अब इस सवाल को सुनने के बाद अगर तुमने जवाब नहीं दिया, सही सही जवाब जानते हुए तुमने जवाब नहीं दिया, तो यकीन मानो राजा, तुम्हारे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा कहता है बेताल राजा विक्रमादित्य से। तो इतने में ही राजा विक्रमादित्य अपना जवाब देते हुए कहते हैं कि इस पूरी कहानी का जो असली पाप का भागीदार है वो है राजा कर्णोत्पल। इसमें बेताल सवाल पूछता है क्यों? अब राजा विक्रमादित्य एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन इस क्यों का जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। क्यों? देखिए, कहानी पूरी सुन ली है आप लोगों ने, सवाल भी सुन लिया है, सवाल का जवाब भी सुन लिया है, लेकिन क्यों का जवाब ये आपको ही देना पड़ेगा। तो मैं इंतजार करूंगा। अगर आप लोगों ने ये पूरी कहानी यहां तक देखी है तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। और अगर ध्यानपूर्वक आपने ये कहानी सुनी है तो सच में आपको पता होगा कि राजा विक्रमादित्य ने पाप का भागीदार राजा कर्णोत्पल को क्यों किया, क्यों कहा कि राजा कर्णोत्पल ही पाप का भागीदार है। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। एकदम एक्यूरेट आंसर जिसका भी होगा मैं उस आंसर को पिन करूंगा। तो बस दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। तक के लिए धन्यवाद।